इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या हुई, क्यों इसके लिए हमें एक टर्मिनोलॉजी, एक स्पेसिफिक यूनिट पढ़नी पड़ रही है। यूनिट नंबर 12, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या कहता है ये आप लोगों का, ये जो सीरीज है, ब्लॉक नंबर आपका जो 3rd है MC04 का, स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल मार्केट से कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके पास 2 तरीके की मार्केट होती है। एक तो मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं, राइट। फिर 10th यूनिट हमारी स्पेसिफिक कंप्लीटली बात कर रही थी भाई कैपिटल मार्केट होती क्या। फिर हमने उसके बारे में बात किया कि भाई कैपिटल मार्केट को के अंदर पता है क्या बात थी कि जिसके कारण हमारी 11 यूनिट जनरेट हुई है। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास जो कैपिटल मार्केट है ना, फर्दर 2 पार्ट में बाइफर्गेट की गई थी, और जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट है उसको भी क्या किया गया था, 2 पार्ट में बाइफर्गेट किया था। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, प्राइमरी मार्केट को अलग कंट्रोल एक्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें रेगुलेट किया जाता था और सेकेंडरी मार्केट को अलग से कैलकुलेट किया जाता था। दैट मीन्स अलग से उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस थी। तो इन दोनों के ऊपर एक ही रूल रेगुलेशंस ऑपरेट करने के लिए सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस लेसन के अंदर, इस यूनिट नंबर 11 के अंदर हमने सेबी की पावर्स, रेगुलेशंस किस तरीके से वो आई थी, क्यों रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी, ये हमने डिस्कस किया था। और जो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12, ये बात करता है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप और हम जैसे के बारे में बात की जा रही है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां है, या फिर कोई भी अदर इन्वेस्टर्स है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर्स है, उनके इंटरेस्ट की, उनके चाहे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए, उनके शेयर्स की डिटेल, उनकी हर चीज के रिगार्डिंग, प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग ये चैप्टर बारे में डिस्कस करेगा। क्या कहेगा उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बात करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नेंस होनी चाहिए। कॉर्पोरेट दैट मीन्स कोई कंपनी के अंदर जो रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशंस ये दिखाए कि भाई कंपनी हमारी क्या चल रही है, ऑनेस्टी वे से चल रही है, ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, कोई भी काम कर रही है तो वो अकाउंटेबल हो कि हाँ भाई मैंने ये डिसीजन लिया था, इस डिसीजन का ये परिणाम हुआ, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो यहां पर कौन होगा, कैसे होगा, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। जरूरी है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बताना। और यहां से जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, आप लोगों को नजर आएगा कि जो दिसंबर 2025 में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और उम्मीद है कि आपके जून 2026 में भी आए। सो किस तरीके से क्वेश्चंस आए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो करें स्टार्ट। यस एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कैपिटल मार्केट थी, ठीक है, और हमारी जो मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जो हमने डिस्कस किए हैं, इनसे हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े, उस सारा का सारा जो ओवरव्यू है इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी, और उसके बाद सेबी का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। सेबी जो मार्केट के अंदर कब आया था हमारा, उसके लिए 1988 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था कि भाई सेबी को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट की दोनों मार्केट को संभालेगा, है ना। तो उसे फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से कब एक्सेप्ट किया गया था, 1992 के अंदर, और उसका वर्किंग कब स्टार्ट हुआ था, 4 अप्रैल 1992 में। क्या सभी को याद है? अच्छा जी। और ये जो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए भी लाया गया है क्योंकि जो पहले के टाइम में ना जितनी भी पॉपुलेशन थी, ठीक है, आज के अगर मैं आप लोगों से बात करूं और अपने दादा या मम्मी पापा से पूछा जाए, मम्मी या फिर पापा या दादाजी से पूछा जाए कि पापा जी, दादाजी, पहले के टाइम में आप लोग अपने पैसा जो आप लोगों के पास बच जाता था तो आप कहाँ रखते थे, तो उनका डायरेक्ट आंसर रहने वाला है कि भाई या तो हम क्या रखते थे, हम अपने बैंक में रखते थे, या फिर हमारा उनका पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट होता था। समझ में आया? यस एवरीवन। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये पैसा बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट ना होते हुए कहां हो रहा है, ये हो रहा है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि भाई मार्केट में पैसा किस तरीके से मोबिलाइज होता है, किस तरीके से उस पैसे से और बेहतर तरीके से हम रिटर्न कमा सकते हैं। सो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि पहले के टाइम में मोस्ट ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते थे अपने पैसे को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते थे, है ना। बट धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, आप काफी सारे एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे कि अब स्टॉक है, ग्रो ऐप है, ठीक है, एंड काइट है, जीरोधा है, काफी सारी एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यस,
समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, अब देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को तो देखो उनके पास पैसा होता है, चीजों को वो इजिली एक्वायर कर सकते हैं, बट जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कम नॉलेज होती है मार्केट की, ठीक है, जिनकी कम नॉलेज होने के कारण लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज क्या करती है, उनके पैसे का गलत प्रयोग कर लेती है ना। तो उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी नॉलेज के लिए इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग यहां पर कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, कि उनके पैसों का जिस तरीके से, जैसे जब भी कोई कंपनी फंड को रेज करने के लिए अनाउंसमेंट करती है, शेयर इशू की जो प्रोसेस करती है, तो उस टाइम जितने भी पर्सन्स हैं जिनके पैसे को कंपनी यूज करेगी, तो उनको जरूरी है बताना कि भाई ये पैसा हम यहां यूज करेंगे, इतने टाइम के लिए यूज करेंगे, आप लोगों को इतना डिविडेंड देंगे, मतलब कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। पर कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे शेयर्स होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उन्हीं के लिए क्या किया गया है, जितने भी स्मॉल एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नुकसान को फेस करते हैं, जिसके कारण ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये लाया गया, जिसके थ्रू हम मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। सो पढ़ते हैं क्या कि नीड फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्यों हुई थी। सबसे पहली बात, जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको नॉलेज कहां से मिलती थी? ऑब्वियस उनके पास लिमिटेड सोर्सेज होते थे। सबसे पुराना सोर्सेज है न्यूज़पेपर। दूसरा है हमारे पास जितने भी टीवीज के ऊपर आते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज के जो टीवी स्पेसिफिक चैनल होते हैं, वहां से वो नॉलेज लेते हैं। फिर आते हैं कंपनी के थ्रू, जो ब्रोकर्स एंड एजेंट्स होते हैं, उनकी कॉलिंग के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसा वो बताएंगे वैसा उसी तरीके से उनका माइंड क्या है, मैनिपुलेट कर देते हैं वो, है ना। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। पर कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण वो अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू देयर इज ए लिमिटेड नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस होने के कारण वो काफी सारी दिक्कतों को फेस करते हैं, और उनमें से काफी सारी क्या है कि मिसलीडिंग ऑफ द पब्लिक इश्यू बाय द न्यू कंपनी। जितनी भी नई कंपनी आती है ना, अपने बारे में बहुत कहते हैं ना कि मेकअप वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती है ना, जिसके कारण जो नए इन्वेस्टर्स है, जो नए नए पर्संस होते हैं ना, जो ये सोचे कि हाँ चल आज से स्टार्ट करते हैं, वो ट्रैप कर लेती है, और उनका पैसा वो बहुत उनको भी नहीं पता होता कि उनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो मतलब इस तरीके से जितनी भी नई नई कंपनीज है वो इस तरीके के ट्रैप को यूज करती है इन इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? कंपनीज ऑफनली इश्यूज द शेयर्स विद द अट्रैक्टिव प्रॉमिसेस। क्या प्रॉमिस करती है कि भाई तुम्हें ना हर महीने डिविडेंड मिलेगा, तुम्हारा पैसा इतने परसेंट से ग्रोथ करेगा, जितने परसेंट से तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उससे डबल तुम्हें ग्रोथ रेट मिलेगी, कंपनी इतनी ग्रोथ से वो इंक्रीज करेगी। फ्यूचरिस्टिक इमेजेस दिखाएंगे, ना कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट के हिसाब से देखकर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक छोटी सी सजेशन होती है ना। बट क्या करते हैं कंपनी? अपने फ्यूचर के गोल को दिखाती है, ठीक है दिखाना, बट फ्यूचर की अर्निंग को भी दिखाया जाता है ना कि भाई हम इतना कमा लेंगे, और इतना कमाने को देखकर लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉमिस किया जाता है कि हाई डिविडेंड है, ग्रोथ है। हाउएवर दिस क्लेम मे बी द एग्जर्टेड और द मिसलीडिंग। आप लोगों को मिसलीड किया जाता है, आप लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है कि भाई तुम ही हो जो सारा का सारा अर्निंग क्या है कर सकते हो। यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? स्पेशली इन केस ऑफ द ग्रीनफील्ड कंपनीज। ग्रीनफील्ड कंपनीज कौन सी होती है? जिनको जो टोटली स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती है, कोई नया कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि बेस है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ग्रीनफील्ड होता है जो स्टार्टिंग स्क्रैच से क्या करती है, स्टार्ट करती है। ब्राउनफील्ड दैट मींस उसका पहले कोई बेस होता है। पहला पॉइंट आया समझ में? लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जिस्टिंग कंपनी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जो चीजें चल रही है ना मार्केट में, ठीक है, जो कंपनी के इंटरनल जो चल रहा है, वो आप लोगों को एज इट इज नहीं शो करते, कभी भी नहीं शो होता, कभी भी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, आप जो कंपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, ठीक है, उसको ऐसे घुमा फिरा के दिखाया जाता है, ठीक है। छोटी सी बात कहनी होगी कि भाई आप लोगों इसके अंदर ना क्या है, 25% क्या है, शुगर ऐड है, बट उसको क्या है, घुमा फिराकर चीजों को दिखाया जाता है कि भाई इतने इतने परसेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था, कैशू नट वाले जो क्या आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, उसमें दिखाते हैं भर भर के इसमें ऐसे है कैशू नट्स है, बट उसमें इतना नहीं होता, पीछे लिखा होता है कि कितने कैशू नट्स इंक्लूडेड है ना। तो चीजें आप लोगों को क्लियरली नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के बताएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। पब्लिक इश्यूज बाय द एग्जिस्टिंग कंपनीज अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। वो बताएंगे कि देखो
पीछे हमने इतना काम किया था और उम्मीद है कि फ्यूचर में इतना करेंगे, फ्यूचरिस्टिक चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बट इन मैनी केसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी डू नॉट प्रेजेंट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस, जिसके कारण आप लोगों का पैसा किसी गलत कंपनी में लगता है। प्राइस वॉलेटिलिटी एंड द मार्केट स्पेक्यूलेशंस के बारे में बात की जाए। वॉलेटिलिटी का मतलब, प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 11 में भी डिस्कस किया था कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो प्राइसेस को अपने मार्केट की डिमांड के हिसाब से, देखो प्राइस तो चेंज होंगे ही होंगे, पर डिमांड कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है, जिसके कारण प्राइस भी उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। Investors are the attracted by the raising the share price hoping for the capital appreciation. That means ये मानकर उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये मानकर कि भाई उनकी कैपिटल क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, मींस की बढ़ जाएगी। मतलब 10,000 लगाए 15,000 हो जाएगी, 15,000 लगाए 20 हो जाएगी, राइट। शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस वाइडली ड्यू टू देयर इज अ मार्केट सेंटीमेंट, स्पेक्युलेशंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। शेयर का जो प्राइस है ना, बढ़ेगा घटेगा उसकी डिमांड के ऊपर डिमांड के कारण होता है। डिमांड कैसी होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो स्टॉक प्राइस ऑफनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है, मतलब जितने भी मार्केट के अंदर ना शेयर के स्टॉक का जो प्राइस बताते हैं ना, वो कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जो उनकी रियल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, राइट। देखो नीचे लिखा भी है, मीनिंग ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है कि द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज द रियल एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर बेस्ड ऑन द कंपनी एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी की जो आज प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या चल रही है, किस क्या पोजीशन होल्ड कर रही है, उसके बेस पे निकलती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। बट कभी भी आपकी कंपनी के अंदर स्टॉक का प्राइस ना कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। वो कैसी होती है, आपकी फ्यूचरिस्टिक के बेसिस पे बात की जाती है कि कंपनी इतने से इतने पर वैल्यू करेगी। It show there is a what a share is the actually worth and consider the fact like that of profit, assets and the future earning. इन सभी को कंसीडर करके ही आप लोगों की वैल्यू निकल जाएगी। प्राइस मैनिपुलेशंस एंड द रिवर्स मर्जर के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाह रहा है। प्राइस मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आप आर्टिफिशियली प्राइस, जो शेयर का जो प्राइस है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। मैनिपुलेशंस की जा रही है किसके द्वारा, प्रमोटर के द्वारा। क्यों, क्योंकि अपने इन्वेस्टर्स को वो क्या कर सके, मिसलीड कर सके, अपने इन्वेस्टर्स को वो मिसगाइड कर सके, राइट। रिवर्स मर्जर का मतलब क्या है कि देखो आप लोगों को मैंने पीछे बताया था, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना वो क्या कर सकती है, आईपीओ इशू कर सकती है, ठीक है। और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए 5 से 7 मैंने कंडीशन बताई थी, उनको वो फॉलो करनी पड़ेगी। उनका टर्नओवर, नेट एसेट्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है 5 सालों में से 3 साल कमाना, ये 5-7 ऐसी टर्म कंडीशन थी, वो मैंने बताई थी। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी उन टर्म कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर पा रही है, ठीक है, और वो चाहती है भी अपने शेयर्स को पब्लिकली अनाउंस करना, तो क्या करेगी, अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज कर देगी। तो क्या हो जाएगा, वो कहीं कहलाई क्या जाएगी, लिस्टेड कंपनी कहलाई जाएगी। तो वो इनडायरेक्टली अपने शेयर इशू करेगी, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पे यही बोला जाता है, रिवर्स मर्जर मींस दैट अनलिस्टेड कंपनीज बिकम द लिस्टेड बाय द मर्जिंग विद द लिस्टेड कंपनीज। अपनी लिस्टेड कंपनी के साथ वो मर्ज हो जाएगी, जिसके कारण वो पब्लिकली अपनी चीजों को शेयर कर इशू कर सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब मैं वैसे आगे डिटेल में समझेंगे, बट नॉर्मली अभी समझ ली कि रूल, टर्म, कंडीशंस जो कि आपकी कंपनी में फॉलो होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, एक तरीका है कि किसी कंपनी को कैसे चलाया जा रहा है। अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपकी 3 पॉइंट आती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सभी इक्विटी, जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, स्टेक होल्डर्स है, उनको इक्वली ट्रीट करना। अगर ये तीनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल स्ट्रांग है, अदरवाइज बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हो रही है। इग्नोरेंस एंड द वीक ग्रेवियंसेस रिड्रेसल के बारे में बात की जा रही है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इन्वेस्टर्स को इशू आ जाए, किस पॉइंट में आ सकता है कि भाई उनका शेयर स्टक हो गया है, ठीक है, उनके डिविडेंड टाइमली पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लियरली इंफॉर्मेशन कंपनी की अवेलेबल नहीं है कि वो फाइनेंशियली एंड द ऑपरेशनली कैसा ऑपरेट कर रही है। जो आपकी चेकिंग की प्रोसेस है, जिसे हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, राइट, वो प्रोसेस किसी ने ऑथराइज पर्सन ने, प्रोफेशनल पर्सन ने चेक की है नहीं की, ऐसे मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से साइन शून करके आप लोगों को इशू कर दिया रिपोर्ट, तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों का, नुकसान इन द सेंस लॉस इन्वेस्टर्स का।
तो इन वजह से जरूरी हुआ कि भाई इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, इन सभी फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमें ये रूल रेगुलेशंस लानी पड़ी। ठीक है, समझ में आया? तो प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या क्या किन किन एक्ट्स को लाया गया, इसमें ये पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे लीगल रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशनल्स के खुद के रेगुलेशंस होते हैं। सेबी ने जो गाइडलाइंस इश्यू कर रखी है कि भाई तुम लोग ना अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने स्टेक होल्डर्स को, सबको ध्यान में रखकर डिसीजन लेने वाले हो। अगर आप लोगों ने डिसीजन ले भी लिया, इन केस उससे गलत रिजल्ट आ भी गया, तो आप लोग उसे छुपाएंगे नहीं, उसे बताएंगे कि भाई रीजन ऐसा रहा, ये रहा। समझ में आ रही है? मींस कि आपको हर एस्पेक्ट से बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना होगा, जिसके कारण आपकी गुडविल डेफिनेटली जनरेट होगी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कंपनी एक सच्चाई की बेस पे चल रही है ना। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेफर टू द लीगल, रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए गए। इन तीनों ने अपने अपने मेजर्स, मतलब अपने अपने रूल रेगुलेशंस लेकर आए, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली सेव किया गया किन किन एक्टिविटीज से। जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, फ्रॉड हो रहे थे, मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, एक्सप्लोटेशन हो रहा था मार्केट के अंदर, उनको कम किया गया। और कि अगर ये कम होंगे तो डेफिनेटली ये तीनों चीज क्या हो जाएंगी, तीनों चारों चीज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जो भी प्रॉब्लम उनको शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट है, क्योंकि कंपनी ही क्या करती है बच्चे, अपनी शेयर्स को इशू करती है। शेयर को इशू करना मतलब कि कंपनी क्या कर रही है, फाइनल जो जनरल पब्लिक है वहां से पैसे को क्या करने जा रही है, रेज करने जा रही है। तो जरूरी है ना, पहला स्टेप हमारा किसके ऊपर होना चाहिए, कंपनी के ऊपर होना चाहिए। भाई नींव स्टार्ट कंपनी से हो रही है फ्रॉड होने की, गलत काम, इंफॉर्मेशन शेयर करने की। तो कंपनी के लिए क्या बनाया गया, स्पेसिफिक रूल बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी एक्ट का क्या रोल है, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो कंपनी एक्ट को यहाँ पर लाया गया, जिसके अंदर किन किन बातों के बारे में प्रोविजंस आए थे। यहाँ पर आपके इन्वेस्टर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आए थे। और मेन बात पता है क्या है, कंपनी के अंदर शेयर को इशू करने से लेकर शेयर की फाइनल सेटलमेंट होने तक सारी की सारी प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर दिखाया गया। और जो हमने 11th यूनिट में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि भाई कैसे इशू करेगी कंपनी शेयर्स, किस तरीके से अपॉइंट करेगी अपने जो मैनेजरियल पर्सोनल है जो कि संभालने का काम करने वाला है, कितने मैनेजरियल की जो मेन जो सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीएफओ है, इनकी रेम्यूनरेशन होने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा हैवी पोर्शन अगर आप इनको ही दे देंगे तो भाई इन्वेस्टर्स को डिविडेंड कहां से देंगे, प्रॉफिट में से तो सब चीजें बांटी जा रही है ना। डिस्क्लोजर ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको शो करनी पड़ेगी। आपको अपनी कंपनी के अंदर ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट दैट मींस आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाना पड़ेगा कि भाई ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सही है या नहीं है। क्रॉस चेकिंग बोला जाता है। अगर नहीं है तो इंस्पेक्शन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी एक्ट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कंपनी जो कैपिटल को रेज कर रही है ना, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से रेज कर रही है। और इन केस अगर वो नजर आ रहा है कि भाई मैनेजरियल की रेम्यूनरेशन जो क्या है बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल देगी। ठीक है, जितनी भी प्रोसीजर होती हैं, ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल या फिर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने का काम करेगी। समझ में आ रही है? जिसके कारण अपने जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको ना सेम इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोग अपने बड़े इन्वेस्टर्स को देते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, रोल ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आप लोगों को याद हो तो हमारे पास ये हमने डिस्कस किया था, ये सेकेंडरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इसका रोल क्या है, ये अभी पूरी तरीके से एबॉलिश तो नहीं हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं इसका रोल नजर आएगा सेबी के साथ साथ। इसका मेन रोल यही है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज को भाई रिकॉग्नाइज करना। ओनली रिकॉग्नाइजिंग स्टॉक एक्सचेंज ही क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग करेंगे। दैट मीन्स जिनको अप्रूवल मिली है, बाई अदर फेक नहीं होने वाली है। कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ये तो नहीं हो रहा कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही हो, मींस की इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है आप बाहर लीक कर रहे हो तो गलत बात हो जाएगी। रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सिक्योरिटीज के ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल किया है, कॉन्ट्रैक्ट रूल रेगुलेशंस टर्म कंडीशंस अप्लाई की है।
ठीक है। दिस एक्ट इंश्योर दैट द स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस इन द सिस्टमैटिक एंड द रेगुलेटिव मैनर। जो आपका ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट है, ये इंश्योर करते हैं, ये एक्ट इसलिए लाया गया है कि भाई मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी फंक्शंस हो रहा है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक और रेगुलेटेड में हो, जो मतलब कि जो बाय लॉज है ना उनको फॉलो किया जाए। ओके, बाय रेगुलेटिंग द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, it help the prevent the unfair trading, price manipulations and the illegal contracts। ओके, ऑब्वियस है। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जितने भी पार्टिसिपेटिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, रोल ऑफ द सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में आई थी। ये हिस्ट्री में आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुकी है कि पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1988 के अंदर, फिर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का ओहदा मिला 1992 के अंदर, और इसकी एक्चुअल में फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 4 अप्रैल 1992 के अंदर। ओके, इसका मेन काम क्या है भाई? कैपिटल, पूरी की पूरी कैपिटल, चाहे वो आपकी प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट को एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस आई फॉर द डिस्क्लोजर्स एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस के लिए। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? जो लोग पैसा इन्वेस्ट करें, दैट मींस इन्वेस्टर्स के लिए। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी की, वो सारी की सारी भाई डिस्क्लोज करो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंफॉर्मेशन आपने रख ली और कुछ बता दी। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली आप मिस इंफॉर्मेशन कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का पैसा स्टक हो सकता है। तो ये क्या बताता है कि भाई पब्लिक इशू ऑफ द कैपिटल, ऑफर ऑफ द सेल एंड लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी की रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी जिसमें पैसा लगा रहे हैं उनमें ये क्या चीज, क्या कुछ चल रहा है। ये गाइडलाइंस इंश्योर करती है कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, ट्रू, एडुकेट एंड द टाइमली इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को। ठीक है, एडुकेट का मतलब होता है प्रॉपर, मतलब पूरी पूरी। ठीक है, और जब चाहनी चाहिए, जब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन इनिशिएटिव्स बाय द सेबी, दैट मींस सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या लगाई गई? वर्कशॉप लगाई गई, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया एंड स्कीम कैंपेन चलाया गया जिसके थ्रू हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो हर चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ओके, ग्रेवेंसेस, रिड्रेसल्स एंड द मार्केट सर्विलेंसेस का मतलब क्या होता है कि भाई सेबी के द्वारा ना जितनी भी प्रॉब्लम, सेबी के द्वारा ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना यहां पर एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, दैट मीन्स सेबी क्या करने वाली है, ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम को लेगी। मीन्स कि जैसे आप लोगों को अगर किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो, जैसे आप लोगों को लाइट से प्रॉब्लम होती है कि आपकी मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर लाइट नहीं आ रही है, तो आप ऑनलाइन अपनी ग्रेवेंसीज को सबमिट कर सकते हो जिस भी आप एरिया में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। या फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्या करते हो, सीएमओ विंडो के अंदर क्या करते हो, कंप्लेंट कर देते हो, आपकी कंप्लेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। यस या नो, हर चीज ऑनलाइन हो गई। तो सेबी ने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने, इसकी इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जहां पर हर तरीके की आपकी ग्रेवेंसीज को शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड है या फिर कैपिटल मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है किन किन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम पिछले मतलब कि यूनिट नंबर 11 में डिस्कस किया था कि रेगुलेशन स्पेसिफिक इन्हीं चीजों के कारण हुआ था। यहां से क्वेश्चंस आया भी था एग्जाम के अंदर, है ना। आप इनसाइडर ट्रेडिंग से भी आया था और मार्केट मैनिपुलेशन से भी आपका इंक्लूडेड क्वेश्चंस आया था। MC04 के अंदर ना पता है इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आती है, तो इस वजह से मैं कहूंगी कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, ठीक है, इसको प्रॉपर अच्छे से तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे आपके इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, आपकी कंपनी एक्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट है, सेबी है, इन सब ने मिलकर इनके इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया जो कि आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों मार्केट को प्रोटेक्ट करने वाली है। यस एवरीवन, समझ में आया? कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अगर बारे में बात की जाए ना तो सिंपल वे में बात की जाती है कि भाई कंपनी जितनी भी वर्किंग कर रही है वो वर्किंग क्या होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। जो रूल इशू किए गए हैं उन रूल्स को फॉलो होना चाहिए। जो प्रैक्टिसेस है, प्रोसीजर है, जो बताया गया है ऑनलाइन या फिर किसी कमेटी के थ्रू, किसी एक्ट के थ्रू, भाई वो एज इट इज रूल कॉर्पोरेट को फॉलो करना पड़ेगा, दैट मींस कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा।
जिसके कारण कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो रूल है, टर्म है, प्रोसेस है, कंडीशंस है, कंपनी के लिए बनाएगी, वो क्या करना चाह रही है भाई, कंपनी को डायरेक्शंस दे रही है, डायरेक्टेड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, भाई तुम ये ऐसे काम ये कर सकते हो, ऐसे काम ये कर सकते हो, जिसके अलावा किया तो पेनल्टी भी चार्ज करती है, पता है तुम्हें। सो इन अगर आप लोगों को डायरेक्शंस दे दी हैं तो क्या होगा, तुम लोग सही काम करोगे। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूं कि भाई डेली 1 यूनिट कर दो, ठीक है, डेली आप लोग 1 यूनिट करोगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम होने से पहले क्या होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी, तो क्या होगा, रिजल्ट बेटर आएगा नहीं आएगा। आपके एफर्ट कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, एफर्ट आपने अच्छे लगाए होंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जितने भी गवर्नेंस है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, टर्म कंडीशंस, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, ठीक है, प्रोसेस है, ये सारी की सारी कंपनी के लिए बनाई है, कंपनी को डायरेक्ट कर रही है, कंपनी को कंट्रोल कर रही है कि भाई तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो क्या होने वाला है भाई, ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी नहीं आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, फेयरनेस आएगी नहीं आएगी, और इंटीग्रिटी आएगी, ऑनेस्टी आएगी कि तुम जो भी काम कर रहे हो ना, वाकई में सारा का सारा सही कर रहे हो, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका कंपनी को मैनेज करता है ऑनेस्टली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर्स का मतलब केवल शेयर होल्डर नहीं होते, आपके क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक होते हैं, आपके जितने भी मतलब कि इंटरनल के साथ साथ जितने भी बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, उनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर टू द सिस्टम ऑफ द रूल, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच कंपनीज डायरेक्ट एंड कंट्रोल, ensuring that in run fairly, transparently and the responsible in the interest of the all the stakeholders, right? तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं, yes, हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यहां पे एक आपको बता दिया भाई आप ऐसे काम करेंगे भाई, जैसे यहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, रिलेशनशिप भी बता सकता है यहाँ पर कि भाई डायरेक्टर का एम्प्लॉय के साथ क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर के साथ क्या है, स्टेक होल्डर्स का इनके साथ क्या है, आपस में एक डिफाइंड रिलेशनशिप भी को भी बता रहा है कि भाई कैसे किसका साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। बट आपकी बुक के अंदर आप लोगों को यह भी बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, आपकी 2 एस्पेक्ट से बताया गया, एक तो नैरो इन द सेंस जो केवल सीमित रह जाता है आपके शेयर होल्डर तक, और एक ब्रॉड एरिया तक बताया गया है जो कि शेयर होल्डर ना लेकर आपके स्टेक होल्डर तक जा रहा है, राइट। स्टेक होल्डर में मैंने आपको क्या बताया, एम्प्लॉय है, आपके जितने भी क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, कस्टमर्स है, ठीक है, मतलब कि आउटसाइडर्स है, उनको भी लेकर चल रही है। तो नैरो में तो क्या होगा, केवल शेयर होल्डर्स होंगे, और वाइड में क्या होगा, आपके स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, दीज आर द पार्टीज, ओके। अच्छा, अब यहां पर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन किन कंपोनेंट से बनती है, मेन इसके अंदर आपके पास आ जाती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड आप लोगों का इक्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि ये एक्चुअली ये आगे भी आएगा, मैं आप इनको ना आई थिंक एक सेकेंड रुको, यस एवरीवन, यस ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पिक करती हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो समझने में आसानी हो जाए। जो कोर एलिमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होता क्या। देखो, जब आप कोई काम कर रहे हो ना, ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल किंजल है, मैं किंजल को बोल रही हूँ कि किंजल आप लोगों को मैं काम दे रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को अकाउंट्स के 3 चैप्टर करके आने, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, फाइनल एग्जाम है, तो काम करके आने, 3 चैप्टर करके आने। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आते हैं, किंजल आती है, उन्होंने बताया कि मेरे से काम नहीं हुआ मैम, मैंने नहीं किया। तो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी, भाई काम क्यों नहीं किया। दैट मीन्स सामने वाले को मैंने काम दिया और वो काम नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी आंसरिंग करना। अकाउंटेबिलिटी दैट मीन्स आंसरेबल होना। अगर किसी कंपनी ने किसी भी पर्सन को, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर को काम दिया है कि भाई आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन लिया, डिसीजन लेने से नुकसान हो गया, तो नुकसान का आंसर आप लोगों को देना है। दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर को नुकसान का आंसर देना है। समझ में आया। दोज हु आर मैनेज द कंपनी, जो मैनेज कर रहा है क्या कंपनी को, जस्ट अ सेकेंड,
कंपनी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो आंसरेबल होगा कोई भी एक्शन ले, कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि उसके एक्शंस और उसके डिसीजन से कंपनी की रेपुटेशन डिपेंड करती है। उसके डिसीजन से कंपनी की रेपुटेशन बूस्ट भी कर देगी, और अगर उसके डिसीजन से लॉस हो गया, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी ब्रेक हो सकता है, राइट। तो यहां पे क्या कहते हैं कि इफ द कंपनी सफर द लॉस, द डायरेक्टर मस्ट बी एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन इंस्टेड ऑफ द हिडन द फैक्ट। आप उसको छुपाएंगे नहीं, आप उसको बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों। और ये चीजें को आइडेंटिफाई किया गया था 1992 के अंदर कुमार मंगलम बिरला कमेटी के अंदर, कि भाई आप लोग क्या होना चाहिए, क्लियर अकाउंटेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। किन किन के बीच में, मैनेजर, ऑडिटर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में। क्योंकि जो ऑडिटर होता है ना, मतलब कहते हैं कि वो मतलब चीजों को बहुत इन डेप्थली क्वेश्चनिंग आंसरिंग चाहिए उसकी, क्योंकि उसको क्रॉस चेक करना होता है ना कि काम कैसे चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो चल रहा है ना, आप क्या वही शो कर रहे हैं, राइट। अब आप लोगों को मेरा हाथ ऐसे मूव होता नजर आ रहा है, तो आप जैसे मैं एक्चुअली में कर रही हूं ऐसे ऐसे करके, वो आप लोगों को सामने भी नजर आ रही होगी। मींस के क्लियरली एक्सप्लेन करना, जो यहां चल रहा है वो एज इट इज वहां पर भी होना चाहिए, मतलब स्क्रीन के आउटसाइड भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। द कंपनी शुड ओपनली डिस्क्लोज द ट्रू एंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये नहीं है कि आप लोगों को, जैसे मैं ये कहूंगी किसी कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो दिखा रही है कि भाई हमारा तो इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड हर साल दे रहे हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पेमेंट चल रही है लोन के थ्रू, बट ये भी बताना चाहिए ना कि भाई पेमेंट तुम लोगों ने की है लोन लेकर। तो ये भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। बस ये नहीं दिखाना कि भाई टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली डिविडेंड दे रहे हैं, भाई कैसे दे रहे हो, अपने प्रॉफिट से दे रहे हो या फिर लोन लेकर दे रहे हो, जरूरी है बताना। इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, दैट मीन्स जितनी भी कंपनी के अंदर मेंबर्स है, शेयर होल्डर है, एम्प्लॉई है, डायरेक्टर्स है, कंट्रोलर है, या फिर मैं कहूंगी क्रेडिटर्स है, जितने भी अदर है, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। ये नहीं है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, उनको आप पूरी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, और जो माइनॉरिटी है या फिर जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको एक लिमिटेड वे से इंफॉर्मेशन देंगे। नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं। यहां पर बात की गई थी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप ईमानदारी से अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकल बिहेवियर होगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस को लेकर ही सारी डिसीजन लेने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम है, कॉम्बिनेशन है काफी सारी चीजों का। गवर्नेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, एक प्रोसेस है, रूल्स है, लॉज है, रेगुलेशंस है, जो कि कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है? कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, सोसाइटी, सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपनी का मोटिव छोटा सा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के लिए होने वाला है। ओके अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्ड ही क्यों हुआ? ऑब्वियस है, काफी सारी चीजों के अंदर घोटालेबाजी नजर आई होगी, है ना। एक्चुअली में ना ये कॉन्सेप्ट है ना यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है, क्योंकि वहां पर देखा गया था कि जो कंपनी के अंदर ना काफी सारी चीजों के साथ लीड किया जा रहा है, कंपनी की इंफॉर्मेशंस अलग तरीके से शो हो रही है, कंपनी की जो अमाउंट है, फंड है, उसका मिसयूज किया जा रहा है, कंपनी के अंदर जो बोला गया था उसको प्रॉपरली वर्क नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी सैलरी को बहुत हाई करके प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसके कारण कंपनी के फंड को यूज करना या फिर मैं कहूं कि टैक्स की चोरी करना, दोनों काफी सारे रीजंस थे, है ना। तो यहां पर मतलब एक लूप होल होने के बाद में काफी सारे, मतलब मैं ये कहूँ ना, अगर एक बंदे ने लूप होल करके फायदा उठा लिया, तो कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ जितने भी पर्सन है ना, एम्प्लॉइज हैं, वो उस चीज का फायदा उठाएंगे, जिसके कारण जो जिनका पैसा कंपनी में लगा हो ना, उसको नुकसान होते हैं, है ना। तो ये यूनाइटेड किंगडम के, यूके के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सो यहां पर काफी सारी कमेटी आई थी 1991 के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर भी हर्षित मेहता की जो आप लोगों ने सीरीज देखी होगी, तो उस टाइम पे उसे स्कैम बोला गया था, पर वो स्कैम नहीं था, उसने लूप होल का फायदा उठाया था, वो भी कुछ ऐसा ही था। एसबीआई के जो बीआर थे ना, उनको उसने उसका बीओई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का उसने फायदा उठाया था, क्योंकि वहां उस टाइम पे लूप होल था वो चीज,
ठीक है, आप लोग उसको देखोगे तो कॉमर्स के बच्चे हैं तो डेफिनेटली समझेंगे, अभी वो भी समझाने का टाइम नहीं है ना। तो कमेटीज क्या क्या बनी थी, हमारे पास काफी सारी कमेटीज बनी थी। कैडबरी की सबसे पहले से कमेटीज आई थी कि बताता है कि भाई गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों इतना जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए रोल, डायरेक्टर्स का रोल्स क्या है, ऑडिटर्स का रोल्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ब्लू रिबन के अकॉर्डिंग ब्लू रिबन कमेटीज आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, जिन्होंने ये बताया कि उसने काफी सारे कॉर्पोरेट्स के जो स्कैंडल्स है, जो घोटाले हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया। देन उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाने की कगार पर आए। कौन? सर एरिडियन कैडबरीज, जो उन्होंने आइडेंटिफाइड, जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बनाया था। उन्होंने बताया था कि भाई ये जो प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, दैट मींस ये सभी जगह एप्लीकेबल होने चाहिए। क्लियर डेफिनेशंस यहां पे बताई गई थी कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दोनों सेपरेट है, दोनों एक नहीं है। मैनेजर जिसे हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद हो तो, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। अच्छा, इफेक्टिव चेक एंड द बैलेंस एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल, गॉट इट। फेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबके साथ आप लोगों को फेयर ट्रीटमेंट करनी है, किसी के साथ आप मिसबिहेव या फिर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करने जाएंगे। सोशल एंड द इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है, तो जरूरी है इन सभी चीजों का ध्यान में रखें। गॉट इट? यस। अच्छा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि कंपनी क्यों इनको फॉलो करे, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना, इनका मेन मोटिव ये भी होता है कि भाई कंपनी की इमेज बनी रहे, कंपनी की इमेज इस तरीके से बनी रहे कि सामने वाला जो पर्सन है कंपनी को क्या समझे कि भाई ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, कंपनी के जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो डिसीजन सबको लेकर कर रही है, सबको साथ लेकर अपना डिसीजन ले रही है, केवल अपना अपना प्रॉफिट नहीं देख रही है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दो पार्ट में बायफॉर्गेट कर दिया। इसकी कंपनी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दो एस्पेक्ट से, दो नजरिए से देखती है। पहला नजरिया है उसका प्राइवेट जो है पर्सपेक्टिव है, दूसरा नजरिया है उसका पब्लिक पर्सपेक्टिव का। प्राइवेट का मतलब क्या? वो केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, दैट मींस अपना फायदा देखना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न किससे पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहां पर कंपनी के बारे में बात की जा रही है कि कंपनी क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, कंप्लायंसेस विद द लॉ, क्या जितने भी लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्या उन सबको फॉलो कर रही है, चाहे वो सेबी ने बनाए हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को के हो, या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के हो। क्या कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गुड परफॉर्मेंस है या नहीं है, मींस कि जितना उन्होंने टारगेट रखा था क्या वो उतना ही कमा पा रही है, अर्निंग प्रॉफिट है, या फिर जिस तरीके से ग्रोथ की परसेंटेज उन्होंने बताई थी वो उसी तरीके को अचीव कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी गुड गवर्नेंस को बताती है ना। लॉन्ग टर्म आपका शेयर होल्डर वैल्यू के रिगार्डिंग आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बोला था, कंपनी में अक्सर यही होता है कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करना हमारा मोटिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना है आप लोगों ने? 2030 तक हमारा भी सेट किया गया है कि हमें इतने इतने गोल अचीव करने हैं 2030 तक, है ना। तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, ठीक है। पब्लिक पर्सपेक्टिव के बारे में, दैट मीन्स जब हम क्या बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले रहे हैं, मींस कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए देन हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसके प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब आया समझ में, इसलिए मैंने पहले समझाया था। प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये सारे के सारे याद रख लेना आप, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा जी, बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि ये माना गया है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो आपके तीन एलिमेंट है ना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी, इनमें से जो अकाउंटेबिलिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोर एलिमेंट है। ऐसा क्यों बोला गया? पढ़ो इसको। अकाउंटेबिलिटी एज द की टू द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि जवाबदेही देना, कहते हैं ना कि अगर आपसे गलत काम हो जाए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर इन केस आप लोगों की अगर री आ जाए या फिर आप लोगों के कम नंबर आ जाए तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई मेरी गलती थी। होता है नहीं होता? अगर आपने चोरी की है या फिर आप लोगों ने किसी से झूठ बोला है, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो करना एक बहुत बड़ी कला है
है ना, समझ पा रहे हैं। तो अकाउंटेबल और आंसरेबल की जरूरी है। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि अगर इनकेस आप लोगों से कुछ गलत काम हो जाए ना, मान लेना अपने आप में, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ऐसे पानी फेरते फेर फेर के आगे जा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके जरूर आपको नुकसान जरूर देगी, क्योंकि आपके बिहेवियर में वो उतर जाएगी चीजें। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस की। यहीं पर इसके अंदर जो हमने आप लोगों को डिस्कस किया था, ये यही है, अकाउंटेबिलिटी एज अ की टू द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे ये समझा दिया मैंने, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट, और वही मेन डिसीजन लेते हैं, वही मेन एक्शन लेते हैं, और उसी को बोला गया है कि भाई तुम अकाउंटेबल रहना। मींस कि जो भी काम करो उसके लिए तुम जवाबदेही जरूर देकर देना कि ऐसा मैंने किया है, ये रिजल्ट इस वजह से आया है, इसमें मेरी भी गलती है, इसमें सामने वाले की गलती है, मैंने ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जब हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, टूल क्या है? टूल फॉर द एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैलेंस बोर्ड स्ट्रक्चर्स। बैलेंस बोर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब भी हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी ऐसे नहीं है, ये देखो अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं बैलेंस बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, मीन्स कि जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं ना, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन फाइनल डिसीजन उनका नहीं होता। उनके डिसीजन होने के बाद ना आपकी कंपनी के अंदर ना काफी टाइप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। एक तो आपकी कंपनी के अंदर आपके पास होते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक होते हैं नॉन, अरे राइटिंग कहाँ जा रही है, एक मिनट, थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे तो, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में मैं तुम्हें पहले बताऊंगी, क्योंकि ये आगे भी आएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के डेली वर्किंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो डेली तो नहीं पार्टिसिपेट करते, जो मेन मेन डिसीजन होते हैं ना उनको क्रॉस चेक करके फाइनल अप्रूवल ये देते हैं। ठीक है, मींस की जो डेली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और एक होते हैं अपने पास डिपेंडेंट डायरेक्टर्स। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मींस कि उनको उन पर्संस को सैलरी मिल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी किसी स्कूल के अंदर जाके एज एक्सटर्नल एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए तुम्हारी आते हैं ना, उनके लिए मैं जाऊं, और मेरे से बच्चों की परफॉर्मेंस पूछी जाए, तो मैं क्या हूं, क्या मुझे उस स्कूल से, उस कॉलेज से पर्टिकुलर सैलरी मिल रही है? नहीं, मैं क्या होगी, इंडिपेंडेंट। मैं जो भी डिसीजन दूंगी मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे, जो भी मैंने असेस किया उनकी बेसिस पे मैं रिजल्ट देती हूँ। अक्सर ये ऐसा होता है। डिपेंडेंट का मतलब हो गया जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी फिलहाल काम कर रही हूं, ठीक है, और वो मुझे रेगुलर बेसिस पे सैलरी दे रही है, वो हो गया डिपेंडेंट। तो ऑब्वियस है मैं हमेशा उसकी तरफदारी करूंगी, नहीं करूंगी? तो यहां पे बोला गया है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, बैलेंस अपने डिसीजन को कैसे करेंगे, जब अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मींस की जो मेन फाइनेंशियल वर्किंग में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनसे आप सलाह लेंगे। ये नहीं है कि जो डिसीजन लिया वो चेक किया, ये क्वेश्चंस करते हैं कि आपने ऐसा लिया है तो क्यों लिया है आपने, मतलब काउंटर क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आंखें बंद करके आप लोगों को अप्रूवल दे देंगे, नहीं, ये दोनों ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनसे आपको फाइनल अप्रूवल लेने की जरूरत है। ठीक है, अगर फिर भी आपके एक्शंस खराब हो गया तो यहाँ पे ये भी जवाबदेही होती है कि भैया तुमने ऐसा अप्रूवल दिया था, तुमने इनका ये ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मतलब यहाँ से इनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, दैट मींस ट्रांसपेरेंट तो समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है जो इंटरनली वर्क हो रहा है। ठीक है, द कंपनी शुड नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन एंड शुड टेल द शेयर होल्डर व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है उनके बारे में, इसकी इंटरनल वर्किंग कैसे चल रही है। इंटरनल ये कैसे पता चलेगा, जब हम इंटरनल ऑडिट करेंगे। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि जब अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस को क्रॉस चेक किया जाता है। रेगुलर इंटरनल ऑडिट इज द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। अगर आपका आज का काम हुआ, देन जैसे मैं अपने वर्क को करती हूँ, जैसे मैं खुद ही मेरे ऑडिटर हूँ, ठीक है, कि जो मैंने टारगेट सेट किए हैं क्या मेरे डेली बेसिस पे कंप्लीट हुए नहीं, अगर हो गए तो एक रिवॉर्ड मैं अपने आप को खुद को देती हूँ, जैसे कि छोटी सी पार्टी कर लेना या फिर कोई मूवी देख लेना, कुछ भी छोटा मोटा होता है मेरा तो। ठीक है,
अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने आप को पनिशमेंट भी दी जाती है। पनिशमेंट कैसे होगी? जो चीज मेरी फेवरेट होती है मैं उसको उस दिन के लिए कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। कहीं घूमने के लिए जाना होता था तो मैं उसको कैंसिल कर देती हूँ। ये पनिशमेंट मतलब कि अपने आप को चेक किया जा रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट ये होते हैं कि कंपनी के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही है, पैसे का फ्लो होना या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब क्या? जो आपकी बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है। बैलेंस शीट क्या शो करती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, राइट। ऑडिट कमेटी, ऑडिट जब हम कंपनी में किया जाता है तो इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी होती है, कमेटी सेट की जाती है और कमेटी के अंदर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जरूर होते हैं इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि क्यों गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत होती है। अरे भाई, इतनी बार तो तुम्हें बता दिया। पहली बात तो यही है ना, जितने भी फ्रॉड होते हैं ना उनको कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट को मेंटेन रखने के लिए, इसलिए जरूरी है। तो फिर भी ये पॉइंट आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट पढ़ लेते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द प्रॉपर डायरेक्शंस कि भाई कंपनी, भाई तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती, तुम ऐसे करना, रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस टर्म कंडीशंस सारी की सारी बताती है, ठीक है। क्या क्या जरूरी है? प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बोर्ड, दैट मींस आपका वेल स्ट्रक्चर्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, भाई क्या डायरेक्टर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स अवेयरनेस के लिए रिगार्डिंग आप लोग कैंपेन चला सकते हो, आप अपने ट्रांसपेरेंट डिसीजन ले, ठीक है। उस डिसीजन को अपने स्टेक होल्डर्स को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बताएं, ठीक है। किसकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सप्लेन किया जाए इन फ्रंट ऑफ द ऑल, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर ना डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स होते हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो सबको वेल डिफाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा, ओवरसाइट किया जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन में लैक रह जाती है, ठीक है, ये चेकआउट किया जाएगा कि आप रूल रेगुलेशंस को कंप्लायंसेस कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा, मींस कि जो मैंने आपको लोगों को बताया, जैसे मैं अपना खुद करती हूँ कि क्या मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने क्या अपना काम परफॉर्म किया है, नहीं किया है, कंट्रोल होगा। दैट्स इट। क्या क्या स्टेप है फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? स्टेप क्या होंगे? सिंपल सी बात है, जैसे जैसे चीजें आपके सामने आएगी वैसे वैसे चीजों में ऐड ऑन होता जाएगा। जैसे अक्सरली मैंने आप लोगों को बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया से नहीं है, ये यूके से है, क्योंकि यूके में सबसे ज्यादा फ्रॉडिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे पहले देखे गए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि कंपनीज क्या हो रही थी, डे बाय डे अपने वर्किंग परफॉर्मेंस में फेल होती जा रही थी। फाइनेंशियल्स क्या हो रहे थे, घोटालेबाजी हो रहे थे, स्कैंडल्स हो रहे थे, विच काज द, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को या फिर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंच रहा था। यस या नो? तो इन सभी से बचने के लिए कंट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने रूल्स, अपनी अपनी कमेटी बनाई, ठीक है। और उस कमेटी में ये इंश्योर किया गया, भाई अब की बार ना ये नहीं होना चाहिए, जो गलती हमने किया ना वो नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं अक्सर बच्चों के यूनिट टेस्ट में क्यों लेती हूँ, हर महीने में तो होते ही होते, हर हफ्ते हर सैटरडे मेरा एक प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होता है बच्चों के लिए। वो क्यों होता है? ये असेस करने के लिए, भाई उनकी राइटिंग, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी अपने जो भी डायग्राम जो भी उनको प्रेजेंट करना चाहिए वो किया है, नहीं किया है। यस एवरीवन। और फिर कहीं जाके फाइनल एग्जाम में बच्चे बैठते हैं। ये +1 +2 की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये रूल्स रेगुलेशंस ये इसलिए बनाए गए हैं, कमेटीज इसलिए बनाई गई, जो पीछे गलती की है आप अब ना करें, ठीक है। सो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली जो कमेटीज मैंने आप लोगों को बता दी है, कैडबरी जो कमेटी है यूके 1992 में बना था, इनका फोकस दिस वन रहा, ये जस्ट आपको गो थ्रू करना है। ग्रीनबेरी का फोकस इन पे रहा था, हेम्पल का फोकस यहाँ पे रहा था। फिर इंडिया के ऊपर बात करते हैं। इंडिया की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उन्होंने क्या क्या कमेटीज एंड रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए। उनकी सबसे पहले 1990 के अंदर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कमेटीज में आई थी। उनका यहाँ पर मेन फोकस क्या था, आपके जितने भी कलेक्टिवली जो फ्रॉड्स हुए थे ना उनके ऊपर फोकस की बात जा रही थी। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को फोकस नहीं किया गया था, कलेक्टिव कंसाइजनेस को फोकस किया जा रहा था, ठीक है। 1998 के अंदर क्या आया था हमारे पास, आपके पास कोड ऑन डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था।
जो कि फोकस किन के ऊपर करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए भाई कमेटी के अंदर, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, डायरेक्टरशिप लिमिटेड नंबर के हाथों में होनी चाहिए, ये नहीं कि हर कोई बंदा डायरेक्ट कर रहा है कंपनी के अंदर, बेटर डिस्क्लोजर होना चाहिए और कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट। दैट मींस अगर कोई कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी है ना, दो कंपनीज हैं और उनके अकाउंट एक साथ बनाते हैं तो कंसोलिडेशन अकाउंट कहते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में दिखाया जाता है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला की कमेटी आई थी जो कि क्लोज 49 लेकर आई थी। इन क्लोज में इन सभी रिपीटेड बातें हैं, इन्हीं के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, और कंपनीज के एक्ट 2000 के अंदर भी अमेंडमेंट्स की गई थी। ठीक है, अभी तो 2013 अप्लाई होता है ना। अच्छा, ये सारी की सारी बातें थी। और कंपनी जो आपके जो क्लोज है ना 49, इसको और आगे डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अंडर द 49 के अंदर, क्लॉज 49 के अंदर क्या बोला गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किन किन के लिए होना चाहिए। ये बोला गया है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ना, उन कंपनीज के लिए जिनकी पेड अप कैपिटल्स क्या है, ₹3 करोड़ या फिर 3 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है सेबी के रूल्स को फॉलो करना, टू इंश्योर दैट कि लिस्टेड जितनी भी कंपनीज है वो क्या मैनेज कर रही है, नहीं कर रही, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबल एंड फेयरनेस को। और ये एप्लीकेबल किस पे होगा, ये लिमिट याद रखना, 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा जिनकी पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले जाता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कंपनी के अंदर काफी तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे ये बोला गया है कंपनी के अंदर आपके डायरेक्टर्स, जो आपका जो बैलेंस स्कोर स्ट्रक्चर है मैंने डिस्कस किया ना, उसके अंदर ये सारे के सारे डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो डिसीजन लिया, जो नॉर्मल डायरेक्टर ने डिसीजन लिया, उसको क्रॉस चेक या फिर काउंटर क्वेश्चन किया जा सके। ठीक है, अच्छा, मिनिमम कितने होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव, 50% होने चाहिए। चेयरमैन, अगर नॉन चेयरमैन भी ऐसे काफी सारे लेवल होते हैं ना, सब में नॉन एग्जीक्यूटिव होना समझ जाना। एग्जीक्यूटिव दैट मींस जो रेगुलर बेसिस पे वर्किंग में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव जो कि जस्ट ओनली डिसीजंस को रिव्यू करता है। ठीक है, अच्छा, कंपनसेशन कैसे मिलना चाहिए, बोर्ड का फिक्स होता है, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। कितनी बार मिल सकते हैं, ये कहते हैं कि साल के अंदर 4 मीटिंग होनी चाहिए और मिनिमम गैप इनका 3 महीने का होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये नॉर्मल है। ऑडिट कमेटीज का मतलब क्या हुआ, ऑडिट कमेटी का मतलब क्या है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगी। इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल कंट्रोलिंग करना कि भाई कंपनी के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये सारे के सारे प्रॉपर है या नहीं है, क्या प्रॉपर रिस्क को मैनेज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। ठीक है, यहां पर ऑडिट कमेटी को बनाते वक्त आप लोगों को ये इनके द्वारा ये आपकी ऑडिट कमेटी बनती है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होती हैं। आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2/3 है। 2/3 का मतलब आपके जितने भी टोटल डायरेक्टर्स है ना, टोटल डायरेक्टर्स के 2/3 होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, 18 डायरेक्टर्स है किसी कंपनी के अंदर, 18 में से दैट मीन्स 12 डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए उन पर्संस की, दैट मीन्स लिटरेट होने चाहिए फाइनेंस के बारे में कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर गलती आ रही हो तो उसको कैसे उसको पिन करके शो करना है, हर चीज ट्रिक एंड कंडीशंस आप लोगों को आनी चाहिए। मीटिंग कैसे होने वाली है, साल के एटलीस्ट 4 पर ईयर के बारे में। कॉर्म मैंडेटरी है, कॉर्म दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, ये हर एक पॉइंट में लिखा हो जाता है। ठीक है, पावर एंड रोल सेम एज इट इज। सब्सिडरीज कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जब किसी कंपनी को किसी अदर कंपनी के द्वारा होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ABC लिमिटेड है। अगर आप लोगों को पिछला एग्जांपल मींस की यूनिट नंबर 11 का एग्जांपल याद है तो मैं वही ले रही हूँ। ABC लिमिटेड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसने क्या किया, XYZ कंपनी को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब जिसने होल्ड किया है उसे बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और जिसके ऊपर होल्ड हो रहा है उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस एवरीवन। तो उसके ऊपर फंक्शनिंग होती है। डिस्क्लोजर दैट मींस क्लियरली इंफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करना, किसके सामने करेंगे, ऑब्वियस है इन्वेस्टर्स है भाई, जो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन होगी, पब्लिक इशू फंड्स कैसे करने वाली है, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन क्या होने वाला है, मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सारी डिस्क्लोज होंगी, जैसे कि दिस बार बार रिपीट हो रही है, बट हाँ एक बार इनको लर्न कर लेंगे ना तो हर बार हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स ग्रेवेंसेस कमेटी बनाएगी ऑनलाइन पोर्टल, याद आया तुम्हें। अच्छा, CEO एंड CFO सर्टिफिकेशंस क्यों जरूरी है, CEO एंड CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ
फाइनेंसिंग ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही है। ये क्या करते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, सही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जा रही है नहीं। अगर फ्रॉडुलेंट है, मींस कि उसके अंदर मिसबिहेविंग हो रही है, तो वो उनको पिन किया जाएगा और इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिवली चेकआउट किया जाएगा। अगर इन केस किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको चेंज करने की जरूरत है, तो वो डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि भाई आप ऐसे चेंज करो। रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है बोर्ड की रिपोर्ट के साथ, ठीक है। दैट मीन्स एनुअल रिपोर्ट मस्ट बी कंटेन अ सेपरेट सेक्शंस ऑन द कॉर्पोरेट सेक्शन। जैसे आप लोगों को मैंने आप लोगों को बहुत बार डिस्कस किया, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है ना, तो उस टाइम उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उनकी एक एनुअल रिपोर्ट भी होती है, भाई कंपनी के अंदर साल भर इतना इस तरीके से फंक्शनिंग हुई है, और उसके साथ आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिपोर्ट लगानी पड़ती है कि कंपनी इन सभी टर्म कंडीशंस, रूल रेगुलेशंस, प्रोसेस, प्रैक्टिसेस सबका फॉलो कर रही है। दैट्स सिंपल सी बात है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट यही होता है कि आप ये बता रहे हैं, क्लॉज 49 के हिसाब से बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग कि भाई हमने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया है, हमने ऑडिट भी किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, हमने अपने जितने भी सेबी के रूल्स रेगुलेशंस है, टर्म कंडीशंस है, प्रोसेस है, वो सारी फॉलो की है, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट, कंपनीज के अंदर अमेंडमेंट्स क्या आई है, छोटी सी है, ये तो कुछ नहीं है इसमें। पता है क्या बात है, कंपनी के अंदर ना 2000 में अमेंडमेंट्स आई थी, अब तो मैंने आप लोगों को बताया 2013 कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होती है। इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई थी कि जो भी आप गवर्नेंस कर रहे हैं उनके अंदर जो जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स का मतलब ही क्या होता है, जो पर्सन, जितने भी इन्वेस्टर्स 20 अप टू द 20,000, इसकी 20,000 तक क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए स्पेशल क्या बनाए गए, प्रोटेक्शंस लाई गई हैं। क्या क्या है कि इफ अ कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट, अगर उन्होंने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी कंपनी में 18,000 रुपए लगाए, तो मैं स्मॉल इन्वेस्टर्स हूं, पहली बात तो। अच्छा, अगर वो कंपनी क्या हो रही है, डिक्लाइन की ओर जा रही है, मतलब कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, और वो फिर दोबारा से क्या करना चाह रही है, शेयर्स को इशू कर रही है, तो सेबी कहेगा कि रुक, पहले जिनका पैसा लिया हो ना, तो उनको पहले पे ऑफ कर। आप पहले क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रिटर्न द मनी टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स बिफोर द टेकिंग द फ्रेश डिपॉजिट। फ्रेश डिपॉजिट लेने से पहले जितना पिछला हिसाब किताब है ना, उसको रेक्टिफाई कर, उसको कंप्लीट कर, देन उसके बाद आप आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। वोटिंग थ्रू देयर इज अ पोस्टल बैलेट्स, दैट मींस कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अब ना पर्सनली, फिजिकली मीटिंग में चलकर आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं। उनका मेन रीजन यही होता है कि भाई नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन हो। ये जो सेक्शन 192 192A के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑडिट कमेटी के रिगार्डिंग 292 आपका क्या लगाया है, कौन सेक्शन है, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जरूरत, ठीक है। सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स के बारे में बात की जाए, जिस कंपनी के अंदर सेक्रेटरियल नहीं है, दैट मींस सिक्योरिटीज कंपनी सेक्रेटरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो इनका अपना काम होता है, वो क्या, जब अभी अगर इनको अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, और ऑब्वियस है सबकी देखो अपने अपने रूल्स, अपने अपने टर्म कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी में जो है कंपनी सेक्रेटरिएट नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी कंपनी सेक्रेटरिएट रूल्स को फॉलो करते हैं, कंपनी लॉ के अंदर जो भी फॉलो किया जाता है, तो कंपनी खुद उसको फॉलो करेगी, और फॉलो कर रही है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट आप लोगों को सबमिट करवा के आना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस सर्टिफिकेट इज अ लीगल प्रूफ दैट ए कंपनी विदाउट ए फुल टाइम सेक्रेटरी is complying with the company law. Some companies must submit a certificate confirmations legal compliances. कुछ कंपनी इसको इशू करती है, वो कौन कौन है, जो भी कंपनी जिनकी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक पेड अप कैपिटल है, या फिर मैं कहूं कि जिनके पास होल टाइम क्या नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, उनको जरूरी होता है ये सर्टिफिकेट सबमिट करवाना। मेन बस यही है कि बिना उस पर्सन के होते हुए भी फिर भी आप उस चीज को फॉलो करें, उसके रूल रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका बस एक अप्रूवल लेना, दैट्स इट। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पॉलिसीज है, ठीक है, रिकॉर्ड जो मेंटेन करने होते हैं, ठीक है, हर जितने भी
स्टेक होल्डर्स है उनको सबको ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेने हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं करना है, इन सभी बातों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉड चैलेंजेस क्या हैं? जब क्या होता है ना, मल्टीपल लेयर्स होती है ना कंपनी के अंदर, पैरामिड स्ट्रक्चर्स किसे बोलते हैं? पैरामिड क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। अब मैं कहूँ कि मान लीजिए आपने इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर्स की, कंपनी की इंफॉर्मेशन सामने शेयर हो रही है मार्केट में, ठीक है। अब क्या पता इस कंपनी को एक्वायर किसी और ने कर रखा है, ऐसे लेयर होती है, ठीक है। जब ऐसी लेयरिंग होती है ना, तो जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं उसको पता नहीं होता मेन कंपनी की सिचुएशन कैसी है। दिस मीन्स द कंपनी कंट्रोल मैनी अदर कंपनीज। ये कंपनी आपकी है ना काफी दूसरी कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है, थ्रू द लेयर ऑफ द सब्सिडरीज। होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट होता है ना मैंने यहाँ पे, जो एबीसी है, क्या पता इसको कंट्रोल और कोई, ये किसी और को कंट्रोल करती है, ये किसी और को कंट्रोल करती है। तो ऑब्वियस है जो यहाँ पर ये वाली कंपनी है ना, इसके ऊपर कंट्रोल एबीसी का भी है, XYZ का भी है, जो बीच में जितने भी हैं सबका कंट्रोल होते हैं। तो आप लोगों को नंबर ऑफ द लेयर होने के कारण कंपनी की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, बोला तो गया है भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आप लोगों को रखने हैं कंपनी के अंदर, बट एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या फिर उसको बुलाना, ये एक्चुअल में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना और वो उस कंपनी की सही इंफॉर्मेशन देगा, क्या कंफर्मेशन है? कोई कंफर्मेशन नहीं है भाई। उसको भी क्या किया जाएगा, थोड़े से पैसे दे देंगे भाई, कंपनी के बारे में सही बोल दे। जैसे अक्सर जो रिजल्ट आते हैं ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारी चीजों में मतलब एज ए कंपटीशन चल चुका है ना। रिजल्ट बच्चे पढ़ता कहीं कहीं और से है, नाम किसी और का दे देता है, काम किसी और का होता है। समझ पा रहे हैं बात को? समझ पा रहे हैं? तो यही कुछ ऐसा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर द एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर। बट क्या होता है इन एक्चुअल में क्या है, इन प्रैक्टिसेस मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं होते। दैट्स द रीजन। ये चैलेंज है उनको अपॉइंट करना और उनके बेसिस पे जो रिजल्ट आते हैं। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन, दैट मीन्स हर कोई कंपनी चाहती है कि भाई गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, इंटरवेंशन है, कम से कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट करेगी उतना डिले हम किसी काम में होते जाएंगे और जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, हम रूल रेगुलेशन मानेंगे गवर्नमेंट के, ये तो नहीं है कि हर दूसरे दिन उठा के अपने नए रूल्स अप्लाई कर दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोजर एंड द डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, अक्सर देखा जाता है चीजों को घुमा फिरा कर तुम्हें दिखाया जाता है, जो चीज ऐसे दिखाई देनी चाहिए वो तुम्हें ऐसे करके दिखाई देंगे, है ना। सर्टिफिकेशंस बाय द CEO एंड CFO, जरूरी है कंपनी को सबमिट करना, ठीक है, जो हमने क्लॉज 49 में भी डिस्कस किया, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द एथिकल इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है, हम रूल को मानेंगे, हम रेगुलेशंस को मानेंगे, पर हमारे एथिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। समझ पा रहे हैं? जैसे जो कमेटीज होती है वो क्या करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैन नॉट सक्सीड ओनली थ्रू द लॉज एंड द रूल्स। केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को, कानून की बातों को मानना ही ठीक नहीं है, हमारे खुद के मॉरल्स एंड एथिक्स भी होते हैं, हम उनको भी फॉलो करते हैं। देन डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक डायलेमा आता है, दैट मीन्स कंफ्यूजन आती है कि हम किसको फॉलो करें। जैसे अक्सर हम, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन होना है, एक तो टैलेंट के बेस पे होता है, एक जान पहचान के बेस पे होता है। एथिक्स क्या कहते हैं कि जो सही है बच्चा, जो टैलेंटेड है उसको लो, यस। अगर ऊपर से प्रेशर आया हो तो चीजें बहुत होती है, मतलब एक तरफा हम ही बात नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर नोट्स लेने हैं तो टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। ये बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सबका लिंक दिया हुआ है, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में भी है। अब आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इंश्योर कैसे किया जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, नीड ऑफ द कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, होपफुली ये क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे, ठीक है। सो चलो बाय बाय। कोई सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में, ओके।